कामिनी एक दिन जंगल की ओर से लकड़ियां काटकर अपना घर लौट रही थी। तभी रास्ते में दो सुंदर चिड़िया आपस में बात करती हैं। हाय हाय, मुझे तो बहुत दया आती है इन दोनों बहनों को देखकर। जब भी इन दोनों बहन को देखता हूँ रोने का मन करने लगता है। हाँ दीदी, मैं भी जब इसे देखता हूँ ना तो मुझे भी रोना आ जाता है। पर क्या करूँ, ये तो भगवान की माया जाल में फंसे हैं, इसे निकलना भी तो बहुत मुश्किल है ना। हाँ, हम दोनों क्या कर सकते हैं, बस भगवान को कहते हैं कि इन दोनों का जीवन खुशहाल रहे। आपस में दोनों चिड़िया को बात करते देखकर मधु को समझ आ गया, ये चिड़िया मेरे ही बारे में बोल रही है। लेकिन माध्यम ने कुछ भी नहीं बोला, ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसकी छोटी बहन उसके साथ थी। वो नहीं चाहती कि उसको कोई भी बात पता चले। तभी मधु कामिनी को लेकर तेजी से वहां से निकल जाती है। मधु को चिड़िया की सुनी बातें बहुत ही सता रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो चिड़िया ऐसा क्यों बोल रहे थे और किसके बारे में बोल रहे थे। मधु जब सोने गए, फिर से ये बात दिमाग में आने लगा। उसे बेचैनी सी होने लगी। आखिर वो पक्षी किसके बारे में बोल रही थी? वहां तो कोई भी नहीं था। कहीं मेरे और कामिनी के बारे में तो नहीं बोल रहा था। अगले दिन फिर दोनों बहनों ने लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाने लगा और मधु सोच रही थी, आज मैं उसे पक्षी का बात को ध्यान से सुनूंगा कि वो पक्षी किसके बारे में बोल रही थी। मधु कामिनी को लेकर जा भी रहे थे और इधर उधर देख भी रहे थे, कहीं वो पंछी कहीं फिर से बातें तो नहीं कर रही। लेकिन उसे कोई पक्षी नहीं मिलता। कामिनी, तुम यहाँ लकड़ी काटो, मैं उधर से देख कर आ रही हूँ, कहीं सूखी लकड़ियाँ हैं कि नहीं। अगर उधर सूखी लकड़ियाँ मिली तो उधर बुलाऊंगी। ठीक है दीदी, आप जाकर देखिए, मैं तब तक यहीं पर लकड़ियाँ काटती हूँ। ये बात कामिनी को बताकर मधु वहां से आने लगती। आखिर चिड़िया की बात मधु को बहुत परेशान करके रख दिया था। चिड़िया को ढूंढने चले जाती है। मधु ने जंगल के चारों ओर देखा, लेकिन वो चिड़िया कहीं नहीं मिली। फिर मधु वापस आने लगी। क्या हुआ दीदी, उधर सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली क्या? मधु के दिमाग में तो और कोई राज चल रहा था। उसने कामिनी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। दीदी, एक बात पूछूं आपसे? आपको कल से देख रहा हूँ, बहुत परेशान रहती हो, क्या कोई कारण है? तबीयत तो खराब नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ही कामिनी, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। ये सब बात छोड़ो, सीधा घर चलो कामिनी। मधु की तलाश अभी उस चिड़िया पर थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मधु की नजर फिर से वही चिड़िया पर पड़ जाती है। फिर वो दोनों चिड़िया आपस में बात करती है। हाय हाय, दोनों बहनों को देखो, कितनी इसके चेहरे पर कितनी है। आगे चलकर तो और मुश्किल अभी आने ही वाली है। हाँ हाँ दीदी, अभी से ही दुख का पहाड़ टूटा है, पता नहीं कौन सा गलती का सजा मिलने वाला है। चिड़िया को ये बात तो पता ही नहीं था। उसका बात मधु समझ जाती है, लेकिन मधु उनसे बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि कामिनी उसके साथ थी। इसीलिए मधु ने फिर से नजरअंदाज करके सीधा रास्ता सुनते सुनते चिड़िया की बात जाने लगे। ये लीजिए दीदी, खाना खा लीजिए। आपके चेहरे पर बहुत उदासी लग रही है। आपको जंगल में भी पूछे, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? तो आपने कुछ बताया नहीं।
आखिर क्या हुआ दीदी, कुछ तो बताओ ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे थोड़ा मन भरी भरी सा लग रहा है और कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, मैं आपका सर दबा दूं, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा शायद। नहीं, छोड़ दो, कामिनी थोड़ी देर में खुद ही सही हो जाएगा। तुमने खाना खा लिया? हाँ दीदी, मैंने खाना खा लिया है, आप भी खा लीजिए, रात बहुत हो गई है। इस बार तो मधु की चिंता और बढ़ गई। मधु की आंखों की जैसे नींद ही गायब हो गई थी, बेचैनी भी बढ़ गई। पर मधु ने फिर से अगले दिन की इंतजार करने लगे। अगली सुबह हर दिन की तरह मधु अगले दिन भी चिंतित मन से जंगल की तरफ लकड़ियां काटने जाने लगी। मधु की मन में फिर से वही विचार, वही सोच था। चिड़िया से बात करने की उनके उम्मीद, चिड़िया से पूछने की आखिर क्या राज। थोड़ी देर बाद मधु और कामिनी फिर से लकड़ियां लेकर आने लगी। मधु की नजर अभी भी उसी चिड़िया की तलाश में थी। थोड़ी दूर आने के बाद मधु ने देखा, चिड़िया फिर से बात कर रही थी। हाय हाय दीदी, देखो दोनों बहनें को कितनी उदासी है। हाय हाय, हे भगवान, कैसा संकट है इन दोनों बहनों को आने वाली। हाँ बहन, काश ये दोनों अपना संकट को जान पाता तो कितना अच्छा रहता ना। बात सुनकर मधु रुक जाती है। थोड़ी देर सोचा, उनको ना तो आगे दिखा नहीं पीछे। वो चिड़िया से पूछने लगी, कौन हो तुम दोनों और किन के बारे में बात कर रही हो? कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं, जब भी इधर से जाता हूँ लड़कियाँ काटकर हमेशा मेरे दोनों बहन के बारे में बात करती हो। कौन हो तुम दोनों? हे भगवान, ये तो हमारा बात समझता है दीदी। अब क्या करें दीदी, अपना तो बात कोई नहीं समझता। मैं समझता हूँ, मैं हर चिड़िया की बात समझता हूँ। तुम क्या बोल रही हो? सब बात समझती हो। बताओ क्या राज है और क्या जानती हो तुम हम दोनों बहनों के बारे में? मधु को चिड़िया से बात करते देखा कामिनी तो हक्का बक्का रह गए। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अचानक से ये क्या होने लगा। कामिनी चुपचाप खड़ा होकर के दीदी को चिड़िया से बातें करते देख रहा था। मैं बस करो, झूठी बातें बनाकर हमें बदलने की कोशिश मत करो और बताओ तुम क्या जानती हो? अब क्या करें दीदी, अपना तो बात कोई नहीं समझता। तुम चिंता मत करो, हम दोनों के मोक्ष का समय आ गया है और हम दोनों को मोक्ष भी मिलने वाला। क्या बक रही हो? अब मोक्ष होने वाला है? क्या है ये सब नाटक और क्यों हम ऐन बेवकूफ बना रही हो? मधु, ये बात सच है कि तुम दोनों के ऊपर बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है और ये भी सच है हमें भी मोक्ष मिलने वाली है, वो भी तुम्हारे और कामिनी के हाथों से। ये क्या बोल रही हो चिड़िया जी? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुसीबत मोक्ष क्या है? मधु, बहुत पहले समय की बात है, हम दोनों बहनों को एक ऋषि मुनव्वर ने श्राप दे दिया था मेरे गलतियों के कारण। और तभी मुनिवर ने कहा था तुम्हारा बात जो समझ जाएगा और वही तुम्हें पक्षी के जीवन से मोक्ष दिला सकता। ये सब बात सुनकर मधु और कामिनी हैरान हो जाती है। कामिनी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ये क्या होने लगा। मैं तुमको कैसे मोक्ष दिला सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा लड़की हूँ जो मुझे खुद भी पता नहीं आगे क्या होने वाली है। मधु, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तुम दोनों के जीवन में बहुत ही कष्टदायक दुख आने वाली है। अगर तुमने हमें मोक्ष दिल दिया तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की तकलीफों से निकल सकता हूँ। ठीक है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे मोक्ष दिला सकता हूँ, लेकिन हम दोनों बहनों के ऊपर कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। तुम दोनों बहन अपना हाथ आगे करो। मैं अपने जादुई शक्ति से तुम दोनों के हाथ में एक डंडा दे रहा हूँ और उसे डंड से हम दोनों को मार देना है, तभी हमें मोक्ष मिलेगा और तुम्हें तकलीफों से आजादी। तभी मधु और कामिनी ने अपना अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही उसके हाथ में डंडा आ जाती है। माँ चाहते हुए मधु और कामिनी उदासी और भारी मन से दोनों पक्षी को मार देता है। तभी उसे पक्षी से दो सौंदर्य लड़की बाहर आती है। ये सब देखकर मधु और कामिनी डर जाती है। मधु और कामिनी, मेरा बात ध्यान से सुनो।
तुम्हारे जीवन में जो जीवन साथी आने वाली है वही तुम्हारा कष्ट है। तुम्हारा शादी एक लोमड़ी से होगा और कामिनी की शादी खरगोश से। पर ऐसा क्यों? हम तो इंसान है तो जानवर से शादी कैसे हो सकती है? क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं मधु, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और ये बात सही है। तुम्हारा शादी जब होगा तब तुम्हारा पति लोमड़ी बन जाएगा और कामिनी की पति खरगोश। पर ऐसा क्यों? हम तो इंसान है तो जानवर से शादी कैसे हो सकती है? क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? हाँ मधु, यही सत्य है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुमने हमें मोक्ष दिलाई है, इसीलिए जब हमें शराब दिया था मुनिवर ने, उसे समय बोला था जो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी तुम उसे मनचाहा वरदान दे सकते हो। इसीलिए तुम दोनों हम दोनों बहन से वरदान मांग सकती हो। तुम्हें क्या चाहिए तुम अपना इच्छा अनुसार। थोड़ी देर मधु और कामिनी दोनों खामोश रही। अचानक ये सब क्या होने लगा? मधु कहीं सो रही थी, ये बात सच ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये बात भी सोच रही थी। हो सकता है ये बात झूठी भी हो सकती है, पर आंखों देखा उसके नजर के सामने जो हुआ उसे देखकर हैरान था। थोड़ी देर के बाद मधु बोली, ठीक है ये पक्षी जी, आप जो भी हैं मैं नहीं जानती, लेकिन हम दोनों को ऐसा वरदान दीजिए, हमारा शादी होने के बाद हम दोनों बहन के पति जानवर ना बने, इंसान ही रहे। ठीक है मधु, मैं ऐसा वरदान दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें लोमड़ी से विवाह करना होगा और कामिनी को खरगोश से। फिर वो जानवर इंसान बन जाएगा। मैं ऐसा वरदान दे सकता हूँ। ठीक है, हम दोनों बहन दो जानवर से अपना शादी कर लेंगे, लेकिन उसको इंसान बनाना होगा। इतना कहकर दोनों गायब हो जाती है और मधु को अभी भी आंखों देखा इतना सब कुछ किया हुआ सत्य नहीं लग रहा था। ये सोचते सोचते मधु ने घर जाने लगा।